Hello students, in today's video we will know how much should be written in the answer of question number 1 and 2 and also how much should be written in long answer. अर्थात शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में हम कितना कितना मैटर हम लिखेंगे आज उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शॉर्ट आंसर में जो पहला क्वेश्चन जो आ सकता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर पे, जैसे है लैन और वैन में एक अंतर स्पष्ट कीजिए, या ऐसा आ जाता है कि लैन के बारे में बताइए या फिर वैन के बारे में बताइए, या लैन का फुल फॉर्म क्या है या फिर वैन का फुल फॉर्म क्या है। तो हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। एक अंतर स्पष्ट करने को पूछ रहा है। लैन को 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में किसी बिल्डिंग या कंपनी में उपस्थित कंप्यूटर को जोड़कर बनाया जाता है, जबकि वैन को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। इतना पर्याप्त है इसमें। और अगर आप लिखना भी चाहें तो मैं मना नहीं करूँगा, आप खूब लिखिए। जितना लिखेंगे उतने ही नंबर आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है मॉडम। मॉडम अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर पे या फिर 2 नंबर पे आता है तो आप क्या लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने वीडियो में मैं बताया है आप इतना ही लिखें, आप इसके अलावा भी और भी लिख सकते हैं। मॉडम, जिसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने की प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, और इसकी अपोजिट प्रोसेस अर्थात एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करने की प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन, और इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे मॉडेम कहते हैं। आपको पता होगा कि मॉडेम की स्पीड को बाउड में मेजर किया जाता है। एक बाउड बराबर 1 बीपीएस बिट पर सेकेंड होता है। थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर पे आ सकता है। फंक्शन स्वतंत्र कथनों का समूह होता है जो किसी कार्य विशेष के लिए यूज़ किया जाता है। यह प्रोग्राम के अन्य भागों से इंडिपेंडेंट होता है। फंक्शन को एक नाम दिया जाता है जो फंक्शन नेम कहलाता है। इसे सब रूटीन के नाम से भी जाना जाता है। आप इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि फंक्शन के 2 प्रकार हैं, लाइब्रेरी और यूडीएफ फंक्शन, और दोनों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ABCDIC का पूरा नाम। एब्सिडिक कोड का इसमें यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर इसका ABCDIC का पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल। 1 नंबर पे ये क्वेश्चन आ सकता है। डेटा ट्रांसमिशन में नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं जो 2 डिवाइस के बीच रिलेशन को स्थापित करता है और प्रोसेस पूरी होने के बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर्ड कम्युनिकेशन अर्थात तार माध्यम। डेटा और सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर तार के द्वारा संचरित किया जा रहा हो तो उसे तार संचार माध्यम कहते हैं, जैसे टेलीफोन या फिर लैन नेटवर्क। तार माध्यम में इतना ही पर्याप्त है। आप तार माध्यम में इसके प्रकार के नाम भी लिख सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था 1 नंबर पे। हाफ डुप्लेक्स की डेफिनेशन देनी थी। संचार की इस अवस्था में डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में संभव है पर एक समय में एक ही डायरेक्शन पे होता है, जिसके एग्जाम्पल हैं हार्ड डिस्क, मॉडेम और वॉकी टॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके द्वारा किसी यूजर को कभी भी किसी भी प्रकार का डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एक्सेट्रा सेंड किए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूज़र को इंटरनेट पर अपना ईमेल अकाउंट बनाना होगा, जिसे ईमेल आईडी कहते हैं। ईमेल आईडी जब हमारी इंटरनेट पर बन जाएगी तो हम ईमेल उसी यूज़र को भेज सकते हैं जिसकी ईमेल आईडी हमको मालूम होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता, ना आईडी बनाने में, ना ही ईमेल से द्वारा मैसेज भेजने पे। और इसका प्रयोग 24/7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन कभी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल। 2 नंबर पे आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके माध्यम से जटिल तथ्यों को सारणी रूप में सरल बनाया जा सकता है। जटिल से जटिल बूलियन एक्सप्रेशन को सत्यता सारणी के माध्यम से सरलता से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थात ट्रुथ टेबल के माध्यम से हम किसी भी व्यंजक को 0 या 1 के रूप में आसानी से
प्रदर्शित करा सकते हैं। इसके लिए आप एक इनपुट वेरिएबल की ट्रूथ टेबल या फिर दो इनपुट वेरिएबल की और तीन इनपुट वेरिएबल की ट्रूथ टेबल एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं। जैसे एक इनपुट के लिए 0 और 1 और दो इनपुट के लिए ए और बी लिख लेना है और 4 कंडीशन बन जाएंगी। इसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जैसा कि पता है सी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफायर कैरेक्टर सेट से मिलकर बने होते हैं। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, एरे, फंक्शन को दिया जाने वाला एक नाम होता है। इसके नियम हैं। आइडेंटिफायर अक्षरों और नंबरों का समूह होता है। इसकी स्टार्टिंग हमेशा अक्षर से ही होती है या अंडरस्कोर चिन्ह से भी हो सकती है। आइडेंटिफायर नाम के बीच में स्पेस नहीं होता। इसमें कोई भी विशेष चिन्ह नहीं होता, केवल अंडरस्कोर चिन्ह को छोड़ करके। अंडरस्कोर क्या है? एक कैरेक्टर माना गया है। आइडेंटिफायर का नाम सी भाषा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे A_4_D या roll_number। ये सभी वैध आइडेंटिफायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्की कोड का पूरा नाम। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप आस्की कोड का ये पूरा नाम लिख सकते हैं। इसके प्रकार भी हैं आस्की 7 और आस्की 8, आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। सब रूटीन जैसा कि पता है, अभी हमने पढ़ा है कि फंक्शन को सब रूटीन के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन वाली डेफिनेशन पे आप इसमें भी फंक्शन की ही डेफिनेशन को लिखेंगे। तो फंक्शन को सब रूटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र कथनों का समूह होता है जो कार्य विशेष के लिए यूज़ होता है। सेम फंक्शन की डेफिनेशन को आप सब रूटीन की डेफिनेशन में कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोंडर। सैटेलाइट में जो एंटीने लगे होते हैं उन एंटीनोस को कहते हैं ट्रांसपोंडर। नेक्स्ट है हेडर फाइल। हेडर फाइलें वे फाइलें जो फंक्शन की परिभाषा, उनके प्रोटोटाइप व उनके सिंटैक्स को स्टोर रखती है। ऐसी फाइलों को हेडर फाइल कहा जाता है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम अर्थात विस्तारक नाम .h होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम या विस्तारक नाम क्या होता है? .h। HTML अर्थात हेडर फाइल को प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव में लिखा जाता है। अर्थात जो हम हेडर फाइल प्रोग्राम में ऐड करते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं, वो किसके साथ लिखते हैं? हैज़ इंक्लूड के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर फाइल के बाद चैट। इंटरनेट से रिलेटेड एक हेडिंग है चैट, जिसे चैटिंग भी कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से जब दो या दो से अधिक यूजर आपस में बातें करते हैं तो इस प्रोसेस को चैटिंग कहते हैं। इसके अपने बहुत से सिंबल होते हैं जो चैटिंग की प्रोसेस को और अधिक आसान बना देते हैं। और चैटिंग होती है टू टाइप की, एक है टेक्स्ट चैट और दूसरा है वीडियो चैट। नेक्स्ट है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अर्थात इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी कहलाती है ISP। अर्थात जो इंटरनेट की सर्विस प्रदान करता है वो ISP कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की यूजर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क सर्विस का यूज़ करते हैं। इंटरनेट की सर्विस लेने के लिए यूज़र को कुछ मंथली फीस पेड करना पड़ता है, जिसके बाद यूज़र को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड होती है। अपने इंडिया में विभिन्न प्रकार के इंटरनेट सर्विस के नाम हैं, जिसके नाम है सत्यम इन्फोवे, BSNL, MTNL, VSNL, एयरटेल, रिलायंस जियो और VI। लगभग देखा जाए तो अब इतने ही बचे हैं, बाकी इसके बड़े तो और भी थे। नेक्स्ट, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रोसेस को पूरी होने से रोकता है। लाइनक्स से रिलेटेड ये हेडिंग है फायरवॉल, जो हमारे कंप्यूटर पर अर्थात जिसकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी ना ही कंप्यूटर को और ना ही यूज़र को यूज़ हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर पर पूरी होने से ये रोकता है। नेक्स्ट है एक हेडिंग है बिट, निबल, बाइट और वर्ड लेंथ। ये पूरी हेडिंग 4 नंबर के क्वेश्चन पे आ सकती है। लॉन्ग आंसर जिसे कहा जाए, थोड़ा लॉन्ग आंसर अर्थात 4 नंबर पे लघु उत्तर प्रश्न में। तो ये बिट, निबल, बाइट और वर्ड लेंथ, इस हेडिंग को आप एक साथ भी या अलग अलग, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं, जो 0 अथवा 1 दोनों में से कोई एक हो सकती है।
बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि बिट का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट। निबल, 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं। निबल का प्रयोग बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के रूप में परिवर्तित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है बाइट, 8 बिट के समूह या 2 निबल के समूह को बाइट कहते हैं। यह डेटा और कैरेक्टर को प्रदर्शित करने की सबसे छोटी यूनिट है। नेक्स्ट है वर्ड लेंथ, एक वर्ड में उपस्थित कुल बिटों की संख्या को उस वर्ड की वर्ड लेंथ कहते हैं। जिस कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जितनी अधिक होती है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उतनी ही अधिक होती है। तो ये थे बिट, निबल, बाइट और वर्ड लेंथ, सभी एक साथ के बारे में। नेक्स्ट है आस्की कोड के बारे में। टाइप्स ऑफ आस्की कोड, जैसा कि पता है आस्की कोड के 2 प्रकार हैं, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 नाम से स्पष्ट है, यह 7 बिट का आस्की कोड है और आस्की 8 बिट का आस्की कोड है। 7 बिट अर्थात आस्की 7 पे इसके माध्यम से 128 अक्षरों को इनकोड किया जा सकता है। 128 क्यों? क्योंकि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 अर्थात 2 का 7 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 128, अर्थात 128 अक्षरों को इनकोड करने के लिए आस्की 7 कोड का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहली 3 बिट जोन बिट कहलाती हैं और उसके बाद की अंतिम 4 बिट जो अक्षरों, अंकों और चिन्हों के बाइनरी मान को रखती हैं जिसे न्यूमेरिक बिट कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल तौर पे दिया है 1000101, तो लास्ट की जो 4 बिट हो गई राइट साइड पे वो कहलाएगी न्यूमेरिक बिट और फर्स्ट 3 बिट कहलाएगी जोन बिट। जस्ट अपोजिट आस्की 8 में, तो आस्की 8 में अर्थात 2 की पावर 8 अर्थात 256 विभिन्न अक्षरों को इनकोड किया जा सकता है इस कोड के द्वारा। इसकी पहली 4 बिट जोन बिट और अंतिम 4 बिट जो अक्षरों, अंकों और चिन्हों के बाइनरी मान को रखती है जिसे न्यूमेरिक बिट कहते हैं। अर्थात ये आस्की 7 का एक विस्तारक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आस्की कोड के बाद एरे। एरे ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर पे या फिर 4 नंबर पे या फिर 8 नंबर पे भी पूछा जा सकता है। कैसे? 2 नंबर पे है तो जितना आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आप उतना ही लिख सकते हैं। 4 नंबर पे है तो उसके प्रकार को भी लिख सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और अगर 8 नंबर पे आया है तो 8 नंबर पे ये आपसे पूछेगा कि एरे किसे कहते हैं, एरे के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सही समझाइए। अर्थात उसके साथ साथ उसका प्रोग्राम भी हमें लिखना पड़ेगा। तो एरे, इसको सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। सबस्क्रिप्ट को इस बड़े कोष्ठक के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक समान डेटा टाइप के तत्वों के समूह को एरे कहते हैं। सबसे छोटी परिभाषा है, एक समान डेटा टाइप के तत्वों को एरे कहते हैं। इसका एक अपना नाम होता है जिसे एरे नेम कहते हैं। इसकी प्रत्येक लोकेशन पर केवल एक डेटा आइटम स्टोर हो सकता है। वैसे तो स्टोर करता है कई सारी संख्याओं को एक साथ, पर इसकी प्रत्येक लोकेशन पर एक डेटा आइटम ही स्टोर हो सकता है। एरे की प्रथम लोकेशन की स्टार्टिंग होती है 0 से और अंतिम लोकेशन होती है n-1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एरे की फर्स्ट लोकेशन क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको चूज़ करना है उसमें से जिसका राइट आंसर होगा 0। और अगर ये पूछ सकता है कि एरे की अंतिम लोकेशन क्या होती है तो n-1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बबल सॉर्ट। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर पे आ सकता है या 4 नंबर पे आ सकता है। अगर 2 नंबर पे आएगा तो आप इतना ही लिखेंगे और अगर 4 नंबर पे आएगा तो साथ ही साथ बबल सॉर्ट की विधि का प्रयोग करके एक एग्जाम्पल लेकर के दी गई लिस्ट को सॉर्ट भी करेंगे। तो यह सॉर्टिंग की आसान विधियों में से एक है। इस विधि में प्रत्येक पास में डेटा लिस्ट के प्रथम मान की तुलना लिस्ट के द्वितीय मान से की जाती है और यदि क्रम सही नहीं है तो उन्हें व्यवस्थित क्रम में बदल देते हैं और यदि क्रम सही है तो उन पर कोई क्रिया न करते हुए दूसरे मान की तुलना लिस्ट के तीसरे मान से कराते हैं और यही प्रोसेस जारी रखते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो बबल सॉर्ट में जो पूरी हमारी लिस्ट होती है उस लिस्ट में पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे से इसी प्रकार क्रम से कंपेयर कराते जाते हैं और जिनका क्रम सही है तो कोई क्रिया नहीं करेंगे, जिनका क्रम गड़बड़ है उस क्रम को इंटरचेंज कर देंगे। ये था बबल सॉर्ट के बारे में। आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। अक्षरों के समूह को शब्द या शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। एरे एक जैसे एलिमेंट का समूह होता है, अर्थात यदि एक एरे में इंटीजर डेटा टाइप का
इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा तो उसके सभी तत्व इंटीजर टाइप के होने चाहिए। सिर्फ कैरेक्टर टाइप के एरे को ही स्ट्रिंग कहते हैं, अर्थात ऐसा एरे जिस पर अक्षरों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा एरे कहलाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है, जिसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी समाप्ति अर्थात स्ट्रिंग की समाप्ति नल कैरेक्टर से होती है, जिसे /0 से प्रदर्शित करते हैं। /0 आप आसानी से देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, जैसे /n और /t होता है, उसी प्रकार स्लैश और जीरो का प्रयोग करना है, एक साथ है ये। /0 ये नल कैरेक्टर का सिंबल है जो स्ट्रिंग की समाप्ति को प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है कि स्ट्रिंग की समाप्ति किससे होती है, तो नल कैरेक्टर से होती है। अगर उसका चिन्ह बना होगा तो आप उस चिन्ह को ही, इसी चिन्ह को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन। जैसा कि अभी एक बार हो चुका है ये फंक्शन स्वतंत्र कथनों का समूह, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। इसे सब रूटीन के नाम से भी जानते हैं। जो अन्य भागों से स्वतंत्र होता है इसे एक नाम दिया जाता है जो फंक्शन नेम कहलाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि फंक्शन का ही एक प्रकार है, लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा है यूडीएफ फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन में इसे बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं या इसे प्री डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सी कंपाइलर के साथ मिलने वाले फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। इनको प्री डिफाइंड फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनको सी भाषा के निर्माण के समय ही परिभाषित कर दिया जाता है। जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, strcpy फंक्शन, गेटस फंक्शन और मैथ के फंक्शन। अर्थात इनके लिए हमें इनकी हेडर फाइल को जोड़ा जाता है प्रोग्राम में और ये डायरेक्टली वर्क करते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर। फंक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड ये हेडिंग है पैरामीटर। पैरामीटर वेरिएबल की तरह होते हैं जो फंक्शन के लिए एक प्रकार से स्टोरेज का कार्य करते हैं। दो प्रकार की होते हैं ये, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। अब आपने फंक्शन के चैप्टर में प्रोग्राम देखे होंगे, 2 नंबर जोड़ने के, या फिर रिकर्सन वाला, या फिर 2 वेरिएबल के वैल्यू का आपस में उनका मान चेंज करने का। तो ये जो पैरामीटर होते हैं उनमें जो वेरिएबल कहा जाए जिसे, तो पैरामीटर का दूसरा नाम है वेरिएबल। पैरामीटर का दूसरा नाम है वेरिएबल। ऐसे पैरामीटर जो फंक्शन की परिभाषा में परिभाषित होते हैं, ऐसे पैरामीटर कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर, अर्थात जो फॉर्मेलिटी के लिए प्रयोग किए जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। और जो हमारा वास्तविक प्रोग्राम होता है, जो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है ब्रेसेस से, और उसके लास्ट ब्रेसेस जब वो क्लोज हो जाता है, उसके बीच में जो वेरिएबल होते हैं वो वास्तविक पैरामीटर या वास्तविक वेरिएबल कहलाते हैं। इसका है एक्चुअल पैरामीटर, अर्थात ऐसे पैरामीटर, अर्थात ऐसे वेरिएबल जो कॉलिंग फंक्शन में परिभाषित होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब पैरामीटर के बाद DBMS, इसका जो एक DBMS का जो फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक फुल फॉर्म है RDBMS जिसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का पूरा नाम है। अगर DBMS आता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और अगर RDBMS आता है तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। उच्च स्तरीय भाषा किसे कहते हैं, 2 नंबर पे। तो उच्च स्तरीय भाषा सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका अर्थ यह है कि ये मशीन स्तर पर, ये मशीन पर निर्भर नहीं करती है। ये भाषा अंग्रेजी भाषा की कोड जैसी होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये 2 ट्रांसलेटर हैं। कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है उनके नाम, जैसे सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा थी फॉर्ट्रैन। इसके बाद बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, लोगो है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, C++, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। 9th से ये रिलेटेड है, क्लास 9 से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक चैप्टर भी था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है।
अर्थात ये कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक होता है। अर्थात जब हम हमारे कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को लोड कर पाएंगे। इसके कार्य कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क एंड फाइल सिस्टम, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और डिवाइस ड्राइवर। अर्थात इन सभी प्रोसेस का मैनेजमेंट, सभी प्रकार की प्रोसेस का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी को मैनेज कौन करता है? ओएस ही करता है। डिस्क और फाइल्स को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार कंप्यूटर का सुरक्षा प्रबंध कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिवाइस ड्राइवर का सुरक्षा प्रबंध भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, उन्हें मैनेज करता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये हेडिंग भी 4 नंबर पे या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पे आ सकती है। कैसे से देखा जाए तो ये 4 नंबर की क्वेश्चन लायक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे की जो हेडिंग है इसमें क्या लिखेंगे? कंपाइलर जो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। सोर्स कोड वो कोड होते हैं जो हम अपनी भाषा में लिखे होते हैं, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। इसकी कार्य करने की गति अधिक होती है और ये मेमोरी में अधिक स्थान भी घेरता है, क्योंकि ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और यदि कोई एरर होती है तो एरर मैसेज शो करता है, जिसके बाद ही, अर्थात उन गलतियों को सुधारने के बाद ही उसे वो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो ये तो हो गया कंपाइलर, अर्थात पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में चेंज कर देता है कंपाइलर। जस्ट अपोजिट इसी के इंटरप्रेटर है, लेकिन कार्य इनका सेम है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता। इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान घेरता है, क्योंकि यह प्रोग्राम की हर लाइन को बारी बारी से चेक करता है और यदि किसी लाइन में कोई एरर होती है तो यह एरर मैसेज स्क्रीन पर शो करता है, और जब तक उस एरर को सुधार नहीं दिया जाता तब तक ये आगे नहीं बढ़ने देता। इसमें अंतर देखा जाए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ये इसका मेन डिफरेंस है। बाकी दोनों का कार्य सेम है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लेक्स। डेटा ट्रांसमिशन की इस अवस्था में डेटा का ट्रांसमिशन केवल एक ही डायरेक्शन पे होता है, एक ही दिशा में होता है, जैसे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कीबोर्ड, टेलीविज़न सेट इत्यादि। ये सिंप्लेक्स के उदाहरण थे। नेक्स्ट है CLI। CLI और GUI ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। CLI जिसका पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें एक प्रॉम्प्ट होता है जिसे कहते हैं डॉलर, इसका चिन्ह होता है डॉलर जैसा। इस प्रॉम्प्ट पर कमांड को स्मॉल लेटर में ही टाइप किया जाता है। इसके बाद इंटर बटन प्रेस की जाती है जो ओके बटन का कार्य करती है, जिसके बाद हमारी कमांड क्रियान्वित होती है। तो ये हो गया CLI, अर्थात इसमें हमें केवल कमांड्स को टाइप करना है तो केवल कीबोर्ड का ही यूज़ होता है, माउस का प्रयोग नहीं होता। सेकेंड है GUI अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो लाइनक्स CLI के साथ साथ GUI की भी सुविधा विकल्प के रूप में प्रदान करता है। GUI में CLI की तुलना में कार्य करना आसान होता है, क्योंकि इसमें यूजर को कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अनेक प्रकार के आइकॉन और मेन्यू होते हैं जो माउस के द्वारा आसानी से क्रियान्वित किए जा सकते हैं। अर्थात हम GUI इंटरफेस पे फाइलों को देख सकते हैं, उसका नाम पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी फाइलें हैं उसे आसानी से माउस के द्वारा क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और पूरे मैटर को एक साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि CLI इंटरफेस पे ये सुविधा नहीं होती है। हमें क्या करना होता है, हमें कमांड के द्वारा हमें फाइलों को ओपन करना होता है, इंटरचेंज करना होता है, और उसमें किसी नए मैटर को ऐड करने के लिए हमें कमांड को याद करना पड़ता है। लेकिन GUI में ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट है
कोएक्सियल केबल, इसे डिस्क के तार के नाम से भी जाना जाता है। इस तार के मध्य में एक तांबे का तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण, उस प्लास्टिक के आवरण के ऊपर तार की जाली और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का जैकेट चढ़ा होता है। इस केबल से डेटा स्थानांतरित करने में दोहरी आवाज़ की समस्या नहीं आती है। अर्थात ये कोएक्सियल केबल क्यों डेवलप की गई थी? ट्विस्टेड पेयर वायर में दोहरी आवाज़ की समस्या आती थी, उस समस्या के समाधान के लिए इस केबल को डेवलप किया गया था। कोएक्सियल केबल सर्वाधिक का प्रयोग डिस्क कनेक्शन में किया जाता है, इसलिए इसे डिस्क के तार के नाम से भी जाना जाता है। कुछ फुल फॉर्म है। पहला है डीएमपी, जिसका पूरा नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है IOCS अर्थात इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। ये सभी फुल फॉर्म एक एक बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। नेक्स्ट है जीनोम, GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। जीनोम एक डेस्कटॉप है GUI का। नेक्स्ट है EEP रोम, आपने रोम पढ़ा होगा, रीड ओनली मेमोरी। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के 3 प्रकार हैं, पी रोम, EP रोम और EEP रोम। सभी फुल फॉर्म इसमें मिल जाएंगे आपको। पी रोम है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EP रोम है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और अगर EEP रोम पूछ रहा है तो ये पूरा लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक साथ तीनों की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है GPS, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। नेक्स्ट है, आगे आते हैं अब मल्टीप्लेक्सर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड में। मल्टीप्लेक्सर ये एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें अनेक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट होता है। क्योंकि हमने लॉजिक गेट वाले चैप्टर में बोले अलजेब्रा में हमने जो लॉजिक गेट पढ़े हैं उसमें हमने यही देखा है कि सही में कई सारे इनपुट होते हैं पर आउटपुट एक होता है। यह एक डेटा सिलेक्टर परिपथ होता है। इसमें कंट्रोल सिग्नल को प्रयोग कर किसी भी इनपुट को आउटपुट पर प्राप्त किया जा सकता है। यह काम कौन करता है? मल्टीप्लेक्सर करता है। अर्थात कई इनपुट को कंट्रोल सिग्नल के द्वारा आउटपुट पर भेजता है मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट है XOR गेट। ये जो यूनिवर्सल गेट हैं XOR और XNOR, ये कोर्स में नहीं है, लेकिन अब इधर 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है। तो XOR गेट क्या होता है? ये गेट AND गेट, OR गेट और NOR गेट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 3 गेट हैं? लिखा हुआ है AND गेट, OR गेट और NOR गेट। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। जितने भी गेट है सही में 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल और एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है, नॉट गेट को छोड़ करके। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसमें जब दोनों इनपुट सेम स्टेट में हो तो आउटपुट 0 लिखते हैं तथा इनपुट डिफरेंट होने पर आउटपुट 1 लिखते हैं। आप 11th वाले वीडियो देख सकते हैं, इसमें पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट में जा करके 11th वाले में, वहाँ पर XOR और XNOR दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट है इसी का अपोजिट XNOR गेट। ये गेट AND गेट और 2 NOR गेट से मिलकर बना होता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं तथा एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। इसमें जब दोनों इनपुट सेम स्टेट में हो तो आउटपुट 1 लिखते हैं तथा इनपुट डिफरेंट होने पर आउटपुट 0 लिखते हैं। अर्थात ये XOR का अपोजिट होता है, प्रतिलोम होता है। अगर XOR गेट आ जाएगा तो XNOR उसका पूरक निकाल देंगे। इसका जो चिन्ह होता है XOR का वो है एक्सक्लूसिव, अर्थात एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन, अर्थात A एक्सक्लूसिव B। XNOR का जो सिंटेक्स बन जाएगा वो बन जाएगा A एक्सक्लूसिव B का होल डैश। एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, जो राइट साइड पे दिख रहा है NAND गेट ओनली। इसके नीचे जो गेट बने हैं इस तरह के, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, लॉजिक फंक्शन और NAND गेट ओनली, अर्थात NAND गेट से सभी गेट का निर्माण करना। लेफ्ट साइड पे आप जो गेट देख रहे हैं, पहला है नॉट गेट, दूसरा है AND गेट, फिर OR गेट, फिर NOR गेट, XOR और फिर XNOR। मैंने बताया था अभी XOR गेट का जो सिंबल है वो यही है A एक्सक्लूसिव B। लास्ट के दोनों हैं A एक्सक्लूसिव B, ये इसका साइन है। तो ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये साधारण गेट हम लोगों ने पढ़े होंगे। अब हम NAND गेट से सभी गेट बनाएंगे तो ये भी वैसे ही यूज़ होंगे जैसे ही हम साधारणतः गेट को
बनाते हैं। तो जो सबसे पहला गेट दिख रहा है आपको, नॉट गेट, जो नैंड गेट से मिलकर बना है, अर्थात सभी नैंड गेट ही बने हैं। देख रहे होंगे राइट साइड पे सभी नैंड गेट से ही बने हैं। और नैंड गेट से बन करके क्या बना रहे हैं, नैंड से नॉट बन रहा है, नैंड से एंड बन रहा है, नैंड से और बन रहा है, नैंड से नॉर बन रहा है, नैंड से एक्स और एक्स नॉर भी बन रहा है। आप इसे ट्रुथ टेबल के द्वारा भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है पहले से, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।